गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम श्योर आप सब सही होंगे और अपने काम को बड़े अच्छे से घर पे कर रहे होंगे। आज जो है हम अपने पिछले लेक्चर को इस लेक्चर के साथ कनेक्ट करते हैं। पहली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि दिस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन वी विल एक्सप्लेन इन द 2 पार्ट्स। तो आज जो है वो हम इसका दूसरा हिस्सा डिस्कस करने जा रहे हैं। लाइट रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हमारी थाइलेकॉइड की डिस्क है उसके अंदर मौजूद फोटोसिस्टम्स को मिलाकर लाइट रिएक्शन चलाया जाता है। और जब लाइट रिएक्शन चलता है तो हम जानते हैं कि ATP और NADPH बनते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं या हम इनको सादा ज़बान में एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। इसीलिए इसका नाम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है बिकॉज इसको चलाने के लिए हमने डिस्कस किया हुआ है कि सनलाइट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, बल्कि जो सनलाइट ने जो मॉलिक्यूल्स बनवाए हैं, 2 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स ATP और NADPH, वो एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं। बिकॉज हम जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होने हैं हमारे सेल्स के अंदर उनको अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ ATP हम प्रोवाइड करते हैं या जो दूसरे हमारे एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं। ATP के अलावा आप दूसरा एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल यहाँ पर प्लांट के अंदर NADPH को देख रहे हैं और यही 2 एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स अब इस रिएक्शन को चलाएंगे और वो जगह कौन सी होगी हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर? स्ट्रोमा। आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस कि स्ट्रोमा जो है वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के प्लाज्मा का नाम है और जहां नाम प्लाज्मा का आता है वहां पर वाटर प्लस दूसरे सॉल्यूट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्लोरोप्लास्ट को दोबारा डिस्कस करें तो क्लोरोप्लास्ट में इस जगह मतलब ये जो खाली जगह है, खाली जगह से हमेशा ये नहीं होती, ये भी खाली जगह है, ये भी खाली जगह है। तो दिस इज वेयर हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में चलना है। अगर आप बात करें तो यहाँ से हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, the one ATP and NADPH। अब स्ट्रोमा का मतलब सिर्फ H+ आयंस नहीं होता, और भी मॉलिक्यूल्स यहाँ बनते हैं और यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उन्हीं में से हम कुछ नाम इस रिएक्शन के अंदर हम लेंगे। तो आप पूछेंगे कि वो मॉलिक्यूल्स कहाँ से आ रहे हैं? तो those molecules they are present in the plasma of the chloroplast, what you people are calling as stroma. तो let's start the light independent reaction. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि डार्क रिएक्शन के हिसाब से ही लाइट रिएक्शन को चलाया जाएगा। अगर डार्क रिएक्शन के अंदर आप एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए चाहिए होते हैं 3 ATPs and 2 NADPH। I repeat, अगर डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमने फिक्स करना है ताकि हमारा इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन जाए, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्लांट एब्जॉर्ब करता है या अपने इस केमिकल रिएक्शन में उसको फिक्स करता है तो उसके लिए चाहिए होते हैं 3 ATPs and 2 NADPH, मींस एक दफा लाइट रिएक्शन। ऐसा ही है आई बिलीव कि जब एक दफा लाइट रिएक्शन का इवेंट कंसीडर किया जाता है तो एक लाइट रिएक्शन के चक्कर में 3 ATPयां और 2 NADPH बनाए जाते हैं। अब अगर CO2 की तादाद यहाँ पर 1 से बढ़ जाएगी तो हम इस अमाउंट को भी डबल कर देंगे, ऑब्वियसली लाइट रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। तो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि दिस चैप्टर इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव साइंस। क्वांटिटेटिव का मतलब जो जितना अमाउंट हम यूज कर रहे हैं वो हमें बताना पड़ेगा। और यही आपसे पूछते हैं कि अगर
क्या बनता है और कितनी दफा लाइट रिएक्शन चाहिए होता है। तो प्लीज कीप दिस कन्वर्जन इन योर माइंड कि इफ यू आर यूजिंग वन कार्बन डाइऑक्साइड इन वन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, तो यू विल रिक्वायर 3 ATPs एंड 2 NADPH, मींस आपके प्लांट में एक दफा लाइट रिएक्शन को चलाया जा रहा होगा। तो लेट्स सी कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। अगर आपको याद दिलाएं तो ये जो हमारा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इसके बारे में हमने कहा था कि इट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज कार्बो ऑक्सीडेशन, द सेकंड थिंग इज रिडक्शन, एंड द थर्ड थिंग इज और द थर्ड प्रोसेस इज रीजेनरेशन। तो सबसे पहला जो है, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो उसमें नाम आता है हमारा कार्बो ऑक्सीलेशन का। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास इस फेज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को स्ट्रोमा के अंदर मौजूद एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसका नाम RuBp15 है। अब आप अगर इसका नाम पूछेंगे तो इसका नाम है राइबुलोज। गुड, इट्स कॉल्ड राइबुलोज 15 बाइफॉस्फेट, 15 बाइफॉस्फेट। नाम राइबुलोज से आपके दिमाग में चैप्टर 2 कार्बोहाइड्रेट्स की वो क्लास आनी चाहिए जिसका नाम हमने मोनोसैकेराइड दिया था। उसमें हमने आपको बताया था कि देयर इज अ शुगर व्हिच कंटेन 5 कार्बन एटम्स इन इट्स स्ट्रक्चर, तो इसीलिए इसका नाम राइबुलोज है। अब इस शुगर मॉलिक्यूल के साथ राइबुलोज इज ए 5 carbon sugar. This is called carbon 1, this is called carbon 2, carbon 3, carbon 4 and carbon 5. Keep one thing in mind कि if this is an organic molecule, तो organic molecule में सिर्फ कार्बन नहीं होते सर, हाइड्रोजन भी होते हैं और ऑक्सीजन भी है। तो ये जो हमने सर्कल्स दिए हैं, these are to indicate the number of carbon 1, 2, 3, 4 and 5। ये तो हो गया राइबुलोज, लेकिन इसका पूरा नाम 15 बाइफॉस्फेट है, जिसका मतलब है कि कार्बन नंबर 1 के साथ एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और कार्बन नंबर 5 पर भी एक और फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम राइबुलोज 15 बाइफॉस्फेट। दोनों तरफ से इसको फॉस्फेट अटैच्ड है, नंबर 1 कार्बन पर भी अटैच्ड है और नंबर 5 पर भी अटैच्ड है। अब इस RuBp मॉलिक्यूल के साथ अटैच किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, इसीलिए प्रोसेस का नाम देते हैं हम लोग कार्बो ऑक्सीलेशन। इफ यू रिमेंबर फॉस्फोराइलेशन, द एडिशन ऑफ फॉस्फेट विद काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। Oxygenation, the process of adding oxygen to some molecule is called oxygenation. This is how it is called carboxylation. ये RuBp के मॉलिक्यूल के साथ CO2 के जुड़ने की वजह से लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के पहले प्रोसेस का नाम कार्बोऑक्सीलेशन दिया जाता है। और ये जो एंजाइम इसको फिक्स करता है, या जाहिर सी बात है इट इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन तो विदाउट एंजाइम्स पॉसिबल नहीं है। तो आपके प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा है वहां पाया जाता है एक मोस्ट अबंडेंट एंजाइम प्रेजेंट ऑन अर्थ, इट इज नोन एज रियूबिस्को। रियूबिस्को, अब व्हाट इज इट? इट्स एन एंजाइम। अगर बात करें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की, तो ओवरऑल जितने भी इसमें केमिकल रिएक्शंस होने हैं उसमें टोटल 11 एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ इस
neither we will ask or neither they will come. So इसीलिए ये एक एंजाइम जिसका नाम रिबिस्को। अब क्योंकि एंजाइम के जो नेम्स हैं वो सबस्ट्रेट के ऊपर दिए जाते हैं, तो हमारे पास ये सबस्ट्रेट है जिसके अंदर हमने ऐड करना है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो प्लांट के इसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की वजह से नाम दिया जाता है इस एंजाइम को रिबिस्को। I repeat again, these all molecules are present. This enzyme is present in the stroma. This molecule is also present in the stroma. This is coming from stomata because at the daytime plant के अंदर जो leaves हैं उनके stomatas को खोल दिए जाते हैं ताकि वो environmental जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको एब्जॉर्ब करें। तो इसीलिए शायद हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं कि प्लांट्स को CO2 जो है वो दिन के टाइम चाहिए होता है और वो ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। अगर ऑक्सीजन डिलीवर करने की बात करें तो लाइट रिएक्शन में हमने देखा था कि ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ एज अ बाय प्रोडक्ट, और उसी टाइम पर प्लांट्स जो है वो CO2 रिक्वायर करते हैं ताकि वो अपना लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन चला सके और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर वो कार्बोक्सिलेशन कर सके। तो सिंपली RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन, और ये एंजाइम इसको कैरी आउट करने वाले का नाम रिबिस्को 1,5 बाइफॉस्फेट, ये पूरा नाम रिबिस इस तक आता है इसके सबस्ट्रेट की वजह से। ये जो को है उसका मतलब है कि इट कैन वर्क एज कार्बोऑक्सीजनेज एंड इट कैन वर्क एज ऑक्सीजनेज, मतलब ये सबस्ट्रेट के अंदर, ये सबस्ट्रेट है क्योंकि एंजाइम ये है तो ये इसका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ सकता है, और अगर कंडीशंस उलट हो जाए तो ये बजाय CO2 के ऑक्सीजन को भी ऐड कर सकता है। ऑक्सीजन क्योंकि एक रिवर्स प्रोसेस में ऐड करेगा तो वो इसके बाद का टॉपिक है, इसीलिए पहले हम पढ़ते हैं कि रिबिस्को जो है वो अभी के लिए क्या कर रहा है। सर अभी के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहा है, तो यहाँ पर आप रिबिस्को के मोड के बारे में कहेंगे कि इट इज वर्किंग एज कार्बो ऑक्सीजनेज। आई होप इट्स क्लियर कि रिबिस्को जो है हमारे पास वो एक एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है और उसमें ऐड होने वाला ये मॉलिक्यूल है। अब जब एक मॉलिक्यूल ऑफ रिबिस्को 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ, सॉरी राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ जब एक CO2 मिलता है, अब 5 कार्बन वाली शुगर ये ऑलरेडी है, छठा कार्बन इसमें ये मिलने जा रहा है। तो याद रखिएगा जब भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल शुगर हो और जिसके दोनों अतराफ में आपको फॉस्फेट दिखाई दे, जैसे ही आप उसमें छठा कार्बन ऐड करेंगे तो द मॉलिक्यूल विल फील अ काइंड ऑफ ए डिसबैलेंस, या वो अपने आप को स्टेबल ना रख पाते हुए थोड़ा सा पहले अपने आप को 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाएगा, लेकिन फौरन 3 वाले 2 चेन में टूट जाएगा। I repeat, we are discussing the first stage of the light independent reaction called carboxylation. What is mean by carboxylation? It means that the addition of carbon dioxide in ribulose 1,5 biphosphate. If you can see the 2 phosphates on number 1 carbon as well and carbon 5th as well. If you will add the carbon dioxide molecule, it means you are adding another carbon atom to this molecule. Remember always that whenever you will have a sugar carrying 6 carbons और दोनों तरफ अगर उसके फॉस्फेट पाया गया, उसके पहले कार्बन पे भी और लास्ट कार्बन पे भी, तो इस किस्म का मॉलिक्यूल ज्यादा देर तक सेल में नहीं टिक पाएगा, वो फौरन 3 कार्बन वाली 2 चेन्स में टूट जाएगा। नतीजा जो 2 फॉस्फेट हैं वो अपनी
कार्बन वाली शुगर जिसका नाम राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का, हमने मिलाया इसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बन गया 3-3 के 2 सेट में। तो इस एक मॉलिक्यूल का नाम क्या है? इस एक मॉलिक्यूल का नाम है ग्लाइसरेट 3-फॉस्फेट। आई रिपीट, इस यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, उन दोनों का नाम है ग्लाइसरेट 3-फॉस्फेट। तो यहां पर आप कहेंगे कि हमारे पास एक RuBP के साथ जब हम एक कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं तो इनिशियली तो 6 कार्बन वाली शुगर बनती है जिसके दोनों तरफ फॉस्फेट होता है, लेकिन क्योंकि ये मॉलिक्यूल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, इट्स अ शॉर्ट लिव्ड मॉलिक्यूल, फौरन ये डीजेनरेट हो जाता है या फौरन ये 3 कार्बन की 2 चेन्स में टूट जाता है। दिस इज कॉल्ड कार्बन नंबर 1, 2 and 3. दिस इज कॉल्ड कार्बन 1, 2 and 3. तो ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं जिनमें 3 कार्बन पाई जाती है और तीनों कार्बन पर एक फॉस्फेट अटैच है, इसीलिए इसका नया नाम सामने आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्लाइसरेट 3-फॉस्फेट। इसको 2-3 और नामों से भी आप जान सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यू कैन कॉल इट एज 3-phosphoglyceric acid, you can call it glycerate 3-phosphate, whatever you want to call it. I repeat, this is called carboxylation. The addition of carbon dioxide in the RuBP to form 2 molecules of glycerate 3-phosphate is known as the first step of the light independent reaction called कार्बोऑक्सीलेशन। तो अब हम देखते हैं कि क्या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है स्ट्रोमा, जहां ये काम हो रहा है, क्या वहां पर एक RuBP के साथ एक CO2 फिक्स होता है? जी नहीं सर, यहां पर होते हैं 3 RuBPs। आई रिपीट, यहां स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट के RuBP मॉलिक्यूल्स एक नहीं होते, 3 होते हैं। अगर आप तीनों को बनाना चाहें तो यू कैन मेक लाइक दिस कि देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP and if you were adding 1 carbon dioxide with 1 RuBP, तो you will have double the number of this glycerate 3-phosphate. I repeat, हमारे पास प्लांट में स्ट्रोमा में RuBP के होते हैं 3 मॉलिक्यूल्स। पहले आपको सिर्फ समझाने के लिए यहां पर मैंने एक लिखा था कि एक RuBP के साथ अगर आप एक CO2 मिलाएंगे तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरेट 3-फॉस्फेट बनेंगे। लेकिन अब आपको जो बता रहे हैं वो एक्चुअल फिगर्स है कि हमारे पास प्लांट में स्ट्रोमा में देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP। तो अगर मॉलिक्यूल्स RuBP के 3 हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 3 होनी चाहिए। अगर आपको पीछे ले जाए, जो कि हमने स्टार्ट बताया था वीडियो में कि एक CO2 के लिए 3 ATPs और 2 NADPH चाहिए। If you remember, for adding 1 CO2 और for utilizing 1 CO2, अगर हम CO2 एक यूटिलाइज करते या प्लांट एक CO2 यूटिलाइज करता तो हमारे पास ये तादाद इतनी होती। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि CO2 एक नहीं इस्तेमाल होते, 3 इस्तेमाल होते हैं। और रीजन क्या है 3 इस्तेमाल होने की? क्योंकि सर RuBP 3 होते हैं ना, इसीलिए जो है वो हम CO2 को 3 कर देंगे। तो ऑब्वियसली यू विल मल्टीप्लाई बाय 3।
आपके पास हो जाएगी 9 ATP and 6 NADPH. 9 ATPs and 6 NADPH for 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो आप बताएंगे कि सर लाइट रिएक्शन कितनी दफा चला? 3 दफा। For 1 turn of light independent reaction, the light reaction will go on for 3 times, and if light reaction is occurring 3 times, the light reaction will produce 9 ATPs and 6 NADPH, जो आपको थोड़ी देर बाद इस्तेमाल होती दिखाई देंगी। 9 ATPs and 6 NADPH को थोड़ी देर बाद आपको इस्तेमाल होती दिखाई देंगी। आई एम श्योर आपने ये समझ लिया होगा द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन, जिसमें हमारे पास जो राइपिडोज 1,5-बाइफॉस्फेट है उसको मिलाया जाता है CO2 के साथ और बनाया जाता है ग्लाइसरेट 3-फॉस्फेट। हमारे पास हमने इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए डार्क रिएक्शन नहीं चलाया है। हमारे पास ऐसा फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें 6 कार्बन हो, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं 3 कार्बन है। तो ऑब्वियसली वी विल चेंज दिस मॉलिक्यूल later in this process. I'm sure you have gotten my point. This is called the first step, carboxylation. Now let's discuss the second step. पहले हम जो है वो इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ बनाएंगे, फिर उसके बाद एक कंप्लीट साइकिल बनाएंगे ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। So the second step is called reduction. The gain of electron. This is what called reduction. So if you start with the 6G3P molecules, because हमने अभी पहले जो देखा था कि एक RUPP में से हमें 2 G3Ps मिल रहे थे। अब अगर RUPP 3 होंगे तो 3 2 6, तो 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास किसके हैं? G3P के। मतलब ये ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एक G3P। G3P is an organic molecule which carries 3 carbon and on the 3rd carbon there is 1 phosphate attached। ऐसे 5 और कार्बन तो आपके पास 6 G3P हो जाएंगे। अब दूसरा प्रोसेस हमारे पास स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम रिडक्शन है। अब रिडक्शन का मतलब ये है कि ये जो G3P है it will receive some sort of atom or some sort of molecule, और वो एटम्स या मॉलिक्यूल को रिसीव कर लेना मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करना है। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को रिडक्शन का नाम देते हैं। द सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। अब हमारे पास अगर आप रिकॉल करें तो 9 ATPs हैं और 6 NADPH हैं। For the light independent reaction we have 9 ATPs and 6 NADPH। तो हमारे पास इन 6 G3P मॉलिक्यूल को फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस करने के लिए आते हैं ATP। If there are 6 G3Ps, it means कि ATPs भी हमारे पास 6 ही आएंगे। तो 9 में से 6 ATPs हम लोग इस रिडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इसको रिड्यूस करके एक नया मॉलिक्यूल बनाए। तो अगर इसमें से ATP ने अपना फॉस्फेट दिया तो वो फॉस्फेट अटैच होगा इसके कार्बन नंबर 1 पे, और this ATP will make itself as AGP because इसने अपना फॉस्फेट यूज
किया और वो जो फॉस्फेट है वो रिसीव कर लिया G3P में। तो यहां पर ATP जो है उसको किया जा रहा है ऑक्सीडाइज, ATP हो रहा है ऑक्सीडाइज ताकि वो G3P को रिड्यूस कर सके। इफ यू रिमेंबर, बार बार हमने आपको बात बताई है कि ATP इज एन अनस्टेबल मॉलिक्यूल, इट ऑलवेज वांट्स टू रिएक्ट विद समवन। तो यहां पर उसकी सुन ली जाती है और ATP जो है वो अपना सक्सेसफुली फॉस्फेट डोनेट कर देता है और वो डोनेट करता है यहां पर ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट। अब ये ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट तब था जब इसमें सिर्फ एक फॉस्फेट लगा हुआ था। अब इसके दोनों तरफ में फॉस्फेट है तो ये G3P से बन जाता है G13 बाइफॉस्फेट। G पहले ये था G3P, अब जो एक के साथ हो रहा है वो बाकी 5 के साथ भी वही होगा। तो हमारे पास यहां पर 6 G3P को हम 6 ATP मॉलिक्यूल्स देकर 6 फॉस्फेट उनमें से निकालकर उन सब के फर्स्ट कार्बन पर फॉस्फेट लगाकर हम यानी प्लांट जो है वो G3P से उसको बना लेता है G13 बाइफॉस्फेट। अब अगर आपको हम याद करवाएं तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमने बनाना चाहिए है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन हो, ऐसा ही है, लेकिन यहां पर सिर्फ 3 वाली बननी चाहिए। तो इसलिए हमें दूसरा जो हमारा एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल है उसको यूज करके इस मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि NADPH को यूज करने से ये C3C6 नहीं बन जाएगा, लेकिन इसके नेम में थोड़ी बहुत चेंजिंग जरूर आएगी। यहां पर अगर आप इसका नाम जानना चाहें तो दिस इज कॉल्ड ग्लाइसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट। वो सिर्फ था ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट क्योंकि उसमें तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट अटैच हुआ पड़ा था, लेकिन यहां पर जैसे ही सेकंड स्टेप शुरू हुआ रिडक्शन, उसमें G3P को प्लांट के अंदर G13 बाइफॉस्फेट बना लिया गया। अभी भी इसके नाम में जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ है, हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और वो चेंज करने के लिए अब आएगा 6 NADPH यानी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH आएंगे। अभी भी याद रखिएगा 3 ATPs हमारे पास अभी भी स्टोर्ड है, उनको हम फर्दर यूज करेंगे। तो यहां अब G13 या आप इसको यहीं पर यूज कर लें। Now what will happen? The NADPH will come, क्योंकि पहले ATP ऑक्सीडाइज हो रहा था तो G3P को रिड्यूस किया जा रहा था। अब की बात NADPH will come और वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करके G13 बाइफॉस्फेट को रिड्यूस करेगा, क्योंकि ये ओवरऑल प्रोसेस हमारा रिडक्शन कहलाता है। इसीलिए जो है हम देख रहे हैं कि पहले ATP ने आकर रिड्यूस किया, ATP ने खुद को ऑक्सीडाइज किया, लेकिन G3P को रिड्यूस किया। फिर जो है हमारे पास NADPH, अब उसकी बारी है कि वो अपना कुछ डोनेट करे एंड इट इज डोनेटिंग इट्स हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन देने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है NADP+। इफ यू रिमेंबर कि हमने इसको NADP+ से NADPH बनाया था, वही H इसने यहां डोनेट कर दिया है, इसको G13 बाइफॉस्फेट को। और अब की बात, ये जो फॉस्फेट है it is not present in this the third phosphate, I mean the phosphate which is attached on third carbon is present, लेकिन जो पहले कार्बन पर हमने फॉस्फेट लगाया था वो अब निकाल दिया गया और
अब ये मॉलिक्यूल जो है वो बन गया है 6GA3P, मीन्स ग्लाइसर अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये 6 क्यों आ रहे हैं? वो पिछली कन्वर्जन से ही आ रहे हैं कि हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP थे जिनके अंदर हमने 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किए थे, फिर उसमें से हमारे पास 6 G3P बने थे। उन 6 G3P को हमने रिड्यूस किया पहले 6G13 बाइफॉस्फेट के अंदर, और फिर हमने उनको NADPH की मदद से रिड्यूस किया और अब ये बन गए हैं 6GA3P। इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल भी बनता है डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट मॉलिक्यूल। These both molecules are interconvertible, GA3P या DHAP, it's the same thing। तो यहां पर जो है हमारे पास GA3P बने कितने? 6। तो यहां पर हमारा सेकंड प्रोसेस जो है जिसको हमने रिडक्शन का नाम दिया है वो पूरा होता है, जिसमें हमने 6 ATPs इस्तेमाल कर ली हैं। वो काम की वो हमने G3P को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की। इसका मतलब हमारे पास अभी भी 3 ATPs are left and we have no more NADPH। तो इसीलिए मैं आपको पहली वीडियो में कह रहा था कि जो डार्क रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, अब ये क्या है? अब ये डार्क रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। ये दोनों कहां जाते हैं वापस? थाइलाकॉइड में। ATP को ताकि दोबारा से ATP बनाया जा सके, और वो ATP बनाने के लिए सनलाइट इन्वॉल्व होती है। ATP दोबारा बन के वापस यहां आ जाता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को, इंडिपेंडेंट रिएक्शन को चलाने के लिए, और NADPH भी बन के आता है फ्रॉम NADP+। अब ये दोनों भाई कहां जाएंगे? दे विल गो टुवर्ड्स द लाइट रिएक्शन और टुवर्ड्स थाइलाकॉइड, ताकि ये अपने आप को दोबारा से इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड करवा के खुद को इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स बना सके। तो I'm sure this is it. Now let's discuss the third process, which is called regeneration. So the third and the last process of the light independent reaction is called the regeneration. In the regeneration, among of the 6 glyceraldehyde 3-phosphate molecule, 5 glyceraldehyde molecules को यूज करके with the help of 3 ATPs जो हमारे पास अभी भी रहती हैं, तो हम 3 ATPs को यहां इस्तेमाल करते हैं, और उन 3 ATPs को इस्तेमाल करने के बाद इन 5 ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को रीजेनरेट किया जाता है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के अंदर। आई रिपीट, अगर हम साइकिल को स्टार्ट से पढ़ें समझें, तो हमने स्टार्ट किया था विद द फर्स्ट फेज कॉल्ड कार्बोऑक्सीलेशन, जिसमें हमने देखा था कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाता है बाय द एंजाइम कॉल्ड रियूबिस्को। यहां पर जो इस एंजाइम का मोड है वो एज कार्बोऑक्सीलेज। So carboxylase, because this is adding carbon dioxide, तो हमारे पास बने थे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरेट 3-फॉस्फेट। हमने इन 6 ग्लाइसरेट 3-फॉस्फेट बनाने के नाम को दिया है
कार्बोऑक्सीनेशन का नाम। अब है हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का दूसरा प्रोसेस जिसका नाम रिडक्शन है। उस रिडक्शन के प्रोसेस में हमने 6 ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट को पहले एटीपी देकर हमने इनको रिड्यूस किया। वी गेव 6 ATPs to glycerate 3 phosphate. They converted into glycerate 1,3 biphosphate. फिर अच्छा यहाँ पर kind of mistake. You will give ATPs over here in the second step. ATP they converted into ATP. 9 में से 6 ATP हमारे पास यहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो उन 6 ATPs को इस्तेमाल करने के बाद ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट ने अपने आप को रिड्यूस किया और कन्वर्ट कर दिया ग्लाइसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट के अंदर। अभी भी रिडक्शन का प्रोसेस ऑनगोइंग है और अब की बात NADPH वो कितने इस्तेमाल होने चाहिए सर? 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो 6 ही इस्तेमाल होने चाहिए। तो दे कन्वर्ट NADPH कन्वर्ट करते हैं ग्लाइसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट को इनटू ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। तो हमारे पास ये प्रोसेस पूरा हो जाता है रिडक्शन का और रिडक्शन के बाद हमारे पास बनती है टोटल 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब इन 6 मॉलिक्यूल्स में से साइकिल के आगे में ही एक मॉलिक्यूल को यहां से निकाल दिया जाता है। 6 में से 5 जो है ग्लाइसर अल्डिहाइड फॉस्फेट को 3 ATPs जो हमारे पास रहती हैं बिकॉज़ हमने 6 यहां इस्तेमाल किए हैं और 3 अभी भी रहती हैं, तो वो 3 हम दिया करते हैं ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को ताकि वो अपने आप को दोबारा रीजनरेट करे RUBP के अंदर, ताकि मजीद आने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके साथ फिक्स होकर साइकिल को दोबारा से इस्तेमाल कर सके। सो टू प्रोड्यूस RUBP15 biphosphate from 5 molecules of glycer aldehyde 3 phosphate by using 3 ATPs, this process is called regeneration। दोबारा कहेंगे हम कि 3 मॉलिक्यूल्स RUBP के बनाने के लिए, किसमें से बनाने के लिए? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसर अल्डिहाइड में से, और इस्तेमाल किए जाए 3 ATPs को ताकि बन सके ये RUBP। तो ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं रीजनरेशन का, जिसके अंदर हम दोबारा से इस मॉलिक्यूल को रीजनरेट करते हैं ताकि हमारे पास जो है वो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड इस साइकिल को चला सके। अगर आप अपने बुक के पेज नंबर 256 पर भी देखेंगे तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि हमने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था 5 मॉलिक्यूल वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ। फाइनली हमारे पास जो मॉलिक्यूल बना है वो 3 वाला मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें फॉस्फेट अटैच है। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये कहते हैं कि ये जो एक हमने निकाला है, अब उस एक के साथ क्या किया आपने? 5 को तो चले आपने रीजनरेट कर दिया ताकि वो RUBP बन सके। तो उस एक का क्या बना? यही एक मॉलिक्यूल जो है आपका ये 3 तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि यहां लिखा हुआ है ऑन द पेज नंबर 256 एज वेल कि इट कैन री एंटर द साइकिल और इट कैन बी यूज्ड फॉर द स्टार्च सिंथेसिस विदिन द क्लोरोप्लास्ट और इट मे बी एक्सपोर्टेड वाया अ फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर फॉर सक्रोज सिंथेसिस। मतलब ये जो हमारा एक GA3P मॉलिक्यूल जो है GA3P ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये कहां से बना है? सही, जब लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन जब एक दफा चला है तो उसके चलते ही हमने आधे में से एक को निकाल लिया था और 5 को हमने रीजनरेट करने के
के लिए आगे भेज देगा, आगे मतलब साइकिल को चलाने के लिए। तो जो एक मॉलिक्यूल हमारे पास Ga3p का है, ये दोबारा साइकिल में भी जा सकता है, जो कि बहुत कम जाता है। दोबारा से अगर डार्क रिएक्शन चलती है तो दूसरा Ga3p बन जाता है। इस तरीके से Ga3p को Ga3p के साथ मिलाकर इनके फॉस्फेट हटाकर आप इसमें से स्टार्च बना सकते हैं। स्टार्च यानी द पॉलीसैकेराइड, और ये ट्रायोज शुगर कहलाता है बिकॉज दिस कैरीज 3 कार्बन इन इटसेल्फ। इसीलिए हम इसको स्टार्च बनाने के लिए भी इस्तेमाल, प्लांट जो है वो अगर डार्क रिएक्शन बार बार चला रहा है और उस बार बार चलाने से जो Ga3p बन रहा है, अगर वो Ga3p बाहर नहीं जा रहा क्लोरोप्लास्ट के, तो फिर पूरे दिन में ये डार्क रिएक्शन भी चलती रहेगी। प्लांट अपने उस हर एक Ga3p को दूसरे Ga3p के साथ मिलाकर स्टार्च बना देगा, या अगर उसको बाहर भेजना है तो फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर्स कुछ ऐसे चैनल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जिनसे वो Ga3p आपके प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के बाहर चली जाती है ताकि कोई और काम उससे लिया जा सके। आई रिपीट, इस पूरी साइकिल में कहीं पर भी आपने ग्लूकोज बनते नहीं देखा, जो कि हम स्टार्ट से कहते आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो जब इस्तेमाल होते हैं प्लांट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो हमारे पास बनता है। तो कहीं पर भी आपने ग्लूकोज का नाम नहीं देखा। यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रोमा है, क्योंकि स्ट्रोमा इज द नेम ऑफ द वाटर, तो अगर ग्लूकोज बनानी हो तो हमारे पास इन फॉस्फेट को रिमूव करके हम ये C3 है एंड दिस इज आल्सो C3, तो इन C3 को मिलाकर C6 बना लेते हैं, और उसी C6 के साथ वाटर ऐड करने के बाद आपके पास if you write C6 and if you add 6 water molecules, तो फिर आपके पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन जाता है। लेकिन आई रिपीट, बार बार डार्क रिएक्शन चलाने से आपके पास जो है वो ये Ga3p के साथ मिलकर और उसको स्टार्च की शक्ल में सिंथेसाइज करता रहता है। आई एम श्योर ये आपने अच्छे से समझा होगा। पहले कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन और फाइनली रीजनरेशन। रीजनरेशन का प्रोसेस इसलिए होता है ताकि हम RUDP को दोबारा से सिंथेसाइज करें, और वो किसमें से सिंथेसाइज किया जाता है? ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से बाय यूजिंग 3 ATPs। इस तरीके से हमारे पास जो डार्क रिएक्शन है उसमें हमने स्टार्टिंग में कितनी दी थी? 9 ATPs और 6 NADPH। तो 9 की 9 ATPs भी हमने इन्वेस्ट की और 6 की 6 हमने NADPH भी इन्वेस्ट की। 9 में से 6 ATPs हमने पहले यहाँ इन्वेस्ट की थी इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, और बाद में जो है हमने रीजनरेशन के लिए ATP को इस्तेमाल किया था। तो 9 ATPs यहाँ कंज्यूम हो गए और 6 NADPH हम जो है वो ग्लाइसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट को जब ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 6 NADPH को इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज हाउ आपने देखना है कि डार्क रिएक्शन कितनी दफा चल रहा है, उसी हिसाब से आपको लाइट रिएक्शन चलाना पड़ता है, और उसी हिसाब से आपको ATPs और NADPH की अमाउंट को भी डबल करना पड़ता है, बिकॉज इट्स ए क्वांटिटेटिव स्टडीज। तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें कन्वर्जन आपको आना लाजमी है। आई एम श्योर दिस इज विद दिस टॉपिक। कल जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। उसके बीच में कुछ और छोटे टॉपिक्स भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर ये चीजें आपको अगर भी unclear हो तो प्लीज लेट मी नो थ्रू योर फीडबैक, with your questions I will answer inshallah. This is it.